अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन डिफरेंट फेजेस। इस वीडियो के अंदर हम लोग ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे करेंगे कि डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पे जो क्रिटिसिज्म था उसका क्या रोल रहा, क्या फंक्शन रहा, उसकी क्या नेचर रही। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं सबसे पहली फ़ेज़ की, अर्लीस्ट और हेलेनिक फ़ेज़। ये जो फेज़ है ये 5th और 4th सेंचुरीज़ बीसी में स्टार्ट होती है। इस फेज़ के अंदर एथेंस जो था, ग्रीक की जो सिटी है एथेंस, वो लिटरेरी और क्रिटिकल एक्टिविटी का सेंटर कंसिडर किया जाता था। और जो फेमस क्रिटिक थे इस टाइम पीरियड के अंदर वो प्लेटो और एरिस्टोटल थे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स रहे हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और ये एक अर्लीस्ट फेज़ है, यानी कि हेलेनिक फेज़ है। हेलेनिक कहते हैं ग्रीक को, ठीक है। तो ये ग्रीक फेज ऑफ क्रिटिसिज्म कहलाती है। प्लेटो ने जो वर्क प्रोड्यूस किया था इस टाइम पीरियड पे वो था रिपब्लिक। लेकिन एरिस्टोटल ने इस टाइम पीरियड पे अपना एक वर्क प्रोड्यूस किया, उसका नाम था पोएटिक्स। और एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है वो थ्रू आउट द एजेस रिमार्केबल वर्क कंसिडर किया जाता है। एरिस्टोटल अपनी पोएटिक की बेस पे ही फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक भी कंसिडर किए जाते हैं। और फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक के साथ साथ इनको फर्स्ट थेरिस्ट ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है। ये तो होगी हमारी अर्लीस्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसका नाम है हेलेनिस्टिक फेज। ये हेलेनिस्टिक के मैंने स्पेलिंग यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये सेकंड फेज है जो बाय द क्लोज ऑफ 3rd सेंचुरी बीसी में स्टार्ट होती है। इस टाइम पे क्या हुआ था, जो एथेंस था जो कि फर्स्ट फेज के अंदर सेंटर रहा है लिटरेरी प्रोडक्शन का, वो उसको एथेंस को इस टाइम के अंदर डिक्लाइन फेस करना पड़ा था। अब एथेंस जो लिटरेरी वर्ल्ड था, सॉरी एंशियंट वर्ल्ड था, एंशियंट वर्ल्ड के अंदर एथेंस इज़ नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी इन द एंशियंट वर्ल्ड। कि एंशियंट वर्ल्ड के अंदर अब एथेंस जो था वो अब ज़्यादा देर के लिए लिटरेरी एक्टिविटीज़ का सेंटर नहीं रहा। न्यूज़ सेंटर्स आने लग पड़े थे आर्ट और कल्चर के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था अलेक्जेंड्रिया एंड इजिप्ट। इस फेज़ के अंदर राइटर्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उन्होंने अपना ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस नहीं करवाया। उन्होंने क्या किया, जो स्कॉलर्स थे इस फेज़ के अंदर, उन्होंने प्रीवियस फेज़ में जितना भी वर्क प्रोड्यूस किया गया था उसको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, उसको डिफरेंट फॉर्म में क्लासीफाई करना शुरू कर दिया और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी। और इस टाइम पीरियड जो उन्होंने वर्क प्रोड्यूस किया, जो लिटरेरी प्रोडक्शन हुई थी वो इमिटेटिव फॉर्म में हुई थी। इमिटेटिव मीन्स पुराने वर्क को कॉपी करके लिखा गया था, कोई ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस नहीं किया गया था। इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड फेज, ग्रीशियो रोमन फेज। इस टाइम के अंदर जो रोम था वो एंशियंट रोमन एम्पायर का जो कैपिटल रोम, वो सेंटर बन चुका था कल्चरल एंड लिटरेरी एक्टिविटी का। रोम, द कैपिटल ऑफ द एंशियंट रोमन एम्पायर, was the center of cultural and literary activity of a very high order। और ये फेज़ ब्रिलियंट फेज़ कंसिडर की जाती है क्योंकि इस फेज़ के अंदर जो रोम था ना सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेंटर था, बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेंटर के साथ साथ मैंने आपको बताया लिटरेरी और कल्चरल सेंटर भी बन चुका था। इस टाइम में जो रोमन स्कॉलर्स थे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे एंशियंट ग्रीक मास्टर्स से, और इनका एम ये था कि ये ब्लाइंड इमिटेशन ना करें जबकि लिटरेचर के अंदर कुछ ओरिजिनलिटी प्रोड्यूस करें। बट हाउएवर इन प्रैक्टिस दे कुड नेदर बी ओरिजिनल नॉर बी कम्प्रीहेंसिव, नीदर भी ओरिजिनल नॉर कम्प्रीहेंसिव, कि उनका वर्क जो था ना तो ओरिजिनल हो सका ना ही कम्प्रीहेंसिव हो सका। इनका जो क्रिटिसिज्म था वो बेस कर रहा था इलेबोरेशन पे, इंटरप्रिटेशन पे और एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स एंड प्रिसेप्ट्स लेड बाय द एंशियंट ग्रीक्स, मोर स्पेशली एरिस्टोटल। कि एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो करके उनका क्रिटिसिज्म बेस करा था इलेबोरेशन, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ रूल्स। वो रूल्स जो कि ग्रीक्स ने दिए थे, स्पेशली एरिस्टोटल ने दिए थे। तो इस टाइम पीरियड पर जो हैवी फिगर रहा था, हैवी क्रिटिक रहा था, उसका जिसका इन्फ्लुएंस रहा था हैवीली, वो था एरिस्टोटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट द एजेस एरिस्टोटल की पोएटिक्स को बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया। और इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फिगर रहे हैं, डोमिनेंट क्रिटिक्स रहे हैं, उनमें होरास का नेम आता है, क्वांटिलियन का नेम आता है और लॉन्गिनियस का नेम आता है। दे आर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग क्रिटिक्स ऑफ द ग्रीशियो रोमन फेज। इसके बाद आती है नेक्स्ट फेज, मिडीवियल फेज, डार्क एजेस। ये जो मिडीवियल फेज है इसको डार्क फेज कंसिडर किया जाता है, डार्क एजेस की फेज माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया गया था।
बहुत ही रेयर लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जनरली हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे स्पेसिफिकली कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। और अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक फिगर था, क्रिटिक था, जिसका नाम डेंटे है। डेंटे सिर्फ और सिर्फ एक फिगर था जिसने इस एज के अंदर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म प्रोड्यूस किया। अच्छा जी, तो मेडिएवल फेज़ के अंदर हमारे पास नेम आता है सिर्फ डेंटे का। तो उसके बाद शुरू होती है फिफ्थ फेज़, रेनाइसा क्रिटिसिज्म। इसको रेनेसेंस क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अब इस फेज़ में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था उसको तुर्क्स ने अटैक किया था 1453 में, और इस बेस पे कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो गया था। और उसकी फॉल के बाद इटली से रेनेसेंस की एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, और उस मूवमेंट से की बेस पे जो शेकल्स थे, जो बाउंड्रीज क्रिएट की थी मेडिवलिज्म ने, वो ख़त्म हो चुकी थी। और रिवाइवल ऑफ लर्निंग स्टार्ट हुआ था कि लोगों ने इस टाइम पीरियड पे आके इतना पढ़ना शुरू कर दिया, और पढ़ने की बेस पे काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर जो वो भी प्रोड्यूस हुआ था। ग्रीस और रोम के जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया जाने लग पड़ा था। और इस फेज़ के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर रहे थे वो सर फिलिप सिडनी रहे थे। इन्होंने अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा था। ये इस फेज़ के बेस्ट क्रिटिक माने जाते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जो प्योरिटन्स थे और मॉरलिस्ट थे, उन्होंने लिटरेचर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो उसके डिफेंस के लिए जो हमारे क्रिटिक हैं सिडनी, इन्होंने आकर अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा था। फिर इनके बाद एलिजाबेथन लिटरेचर के अंदर सर बेन जॉनसन का नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भी आकर इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर में, अगर एज अ क्रिटिक बात की जाए। और इसके बाद ना सिर्फ इन्होंने रेनाइसा के अंदर टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बल्कि न्यू क्लासिकल फेज में भी इन्होंने अपना एक बंडल ऑफ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो रेनाइसा क्रिटिसिज्म के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, एक है सर फिलिप सिडनी, दूसरे हैं बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन का मैंने बताया आपको कि लिंक्ड जो इसका है न्यू क्लासिकल फेज के साथ भी है, क्योंकि जो बेन जॉनसन का क्रिटिसिज्म था वो लिबरल क्लासिज्म बेस्ड था। फिर रेनाइसा क्रिटिसिज्म के बाद आता है नियो क्लासिकल फेज। इस फेज के अंदर एरिस्टोटल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको अगेन बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया। स्पेशली फ्रेंच क्रिटिक्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर, स्टडी करने के अंदर एरिस्टोटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनको इंटरप्रेट करने के अंदर। और इस टाइम के जो इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स थे वो थे ड्रीडन, पॉप, एडिसन, जॉनसन। ये 4 क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट किए जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। इसमें बहुत ही रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए थे, ब्यूटी के बारे में कॉन्शियस, स्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, ठीक है। और आपने जो भी लिखना है कॉन्शियस होकर लिखना है, ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड लिखना है आपने, आपका अपना सब्जेक्टिव एलिमेंट कोई भी इसमें इंट्रोड्यूस ना हो। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू क्लासिकल फेज़ थी बहुत रिजिड फेज़ थी। अब इसके बाद हमारे पास 7th फेज़ आती है, वो है द रोमांटिक फेज़। इस फेज़ में ना ब्रेक डाउन किया गया न्यू क्लासिकल एज का, ठीक है। और जो फोकस किया गया वो इंडिविजुअलिटी पे फोकस किया गया, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस पे फोकस किया गया, सब्जेक्टिविटी पे फोकस किया गया। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रखे गए इसके अंदर, ठीक है। कॉमन मैन, कॉमन थीम, एवरीवन कैन राइट, इसके ऊपर फोकस किया गया इस टाइम पीरियड के अंदर। और इस टाइम पे जो पोइट थे वही क्रिटिक्स थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट नेम उनमें आता है वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का। वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स लिखी, जो कि इसका लिटरेरी वर्क एक लैंडमार्क माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के अंदर। इसके बाद कॉलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी, और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों इस रोमांटिक टाइम पीरियड के अंदर ग्रेटेस्ट रोमांटिक क्रिटिक्स माने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फेज आती है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की। ये फेज़ क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म की फेज़ थी उसके कुछ ना कुछ फॉल्ट्स थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स हो चुकी थी, रिलैक्सेशन दिखाई देती है उनकी क्रिटिसिज्म के अंदर। तो उसको ओवरकम करने के लिए विक्टोरियन क्रिटिसिज्म की फेज़ स्टार्ट हुई। इसमें भी जो क्रिटिसिज्म था वो इंडिविजुअलिस्टिक और डिक्टेटिव फॉर्म में था। इसके अंदर एम्फेसाइज किया गया कि जितना भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनको एस्थेटिक एप्रिसिएशन दी जाए, रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। तो इन रिएक्शन में क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे जो हमारे वर्क्स थे उस वर्क्स के अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन आ गया, ठीक है। ऑर्डर और डिसिप्लिन हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी दोबारा वापस आ गया, जो कि रोमांटिक एज में ख़त्म हो चुका था। रोमांटिक एज में डिसिप्लिन और ऑर्डर नहीं रहा था, ठीक है, सब कुछ फ्री हो चुका था, लेकिन दोबारा यहाँ पे डिसिप्लिन एंड ऑर्डर आया किस फेज़ में, विक्टोरियन फेज़ के अंदर। और इस टाइम पे कहा गया कि जो क्रिटिसिज्म का फंक्शन है ना, इज़ टेकन एंड इज़ ब्रॉड क्लोजर टू लाइफ, कि जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है वो आप लाइफ के बिल्कुल क्लोजर ले आओ, ठीक है। क्या मतलब इसका बात का मतलब, कि इस बात का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज़ को क्लोजर टू लाइफ कंसिडर करके एनालिसिस करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नेम थे हमारे पास वो मैथ्यू ऑर्नोल्ड का है, और साथ में सर वॉल्टर पेटर का नेम, ये दोनों नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आती है, वो है मॉडर्न फेज़। अब इस फेज़ में क्या हुआ, जो 20th सेंचुरी फेज़ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वैरायटी रखती है अपने अंदर। अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें तो हमारे पास जो ट्रेडिशन और नॉर्ड ने दिए थे और पैटर्न ने दिए थे वो कंटिन्यू रहे थे इस टाइम के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। और उसी ड्यूरेशन में ऑर्नोल्ड और पैटर के साथ साथ कुछ एकेडमिक क्रिटिक्स भी थे, कुछ प्रोफेसर्स भी थे, कुछ स्कॉलर्स भी थे जो कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन वो ओरिजिनल थिंकर और इनोवेटर्स नहीं थे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नेम है टी.एस. एलियट का, जो कि ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात करता है। फिर है आई.ए. रिचर्ड का, जिसकी अप्रोच साइकोलॉजिकल है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नेम है एफ.आर. लेविस का, जो टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस की बात करता है। फिर हमारे पास पूरा एक ग्रुप आता है न्यू क्रिटिक्स का, जो कि एम्फसाइज करते हैं अगेन टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर कि टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग। पहले ये होता था कि हमने जब भी कोई वर्क पढ़ना होता था हम राइटर की बायोग्राफी देखते थे, राइटर के जो वर्क्स जो उसने वर्क लिखा उसका बैकग्राउंड देखते थे, ठीक है, किस एज में लिखा गया वो देखते थे। लेकिन जो न्यू क्रिटिक्स आए उन्होंने कहा ये सब कुछ जो है ना इनकी ज़रूरत नहीं है, जो मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट करता है। सामने आपके टेक्स्ट रख दिया गया, उस टेक्स्ट के अंदर जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसी का मतलब उसके अंदर पूरा है कि मीन्स टू से टेक्स्ट इटसेल्फ हैज़ मीनिंग। हम लोगों को कोई भी अदर जो सोर्सेज हैं वो नहीं चाहिए टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास वेरियस अप्रोचेस आती गई लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर, जैसा कि मॉरल, सोशोलॉजिकल, आर्किटाइप, सिम्बोलिस्टिक, एक्सप्रेशनिस्टिक। तो ये अप्रोचेस जो है इनका अपना रोल रहा है। तो ये था एक हमारा ब्रीफ हिस्टोरिकल सर्वे जिसमें हमने बताया कि डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर क्या फंक्शन रहा लिटरेचर का, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, और डिफरेंट टाइम पीरियड में कौन से क्रिटिक्स इंपॉर्टेंट थे और उनके वर्क्स के नेम क्या थे। हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वीडियो दोबारा देखें, क्लियर हो जाएगी। फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआओं में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।